हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग बुल रिटर्न्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हर एक इंसान को अपने जॉब स्टार्ट करने से लेके रिटायरमेंट तक उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है कि हमें इस प्रॉब्लम से को कैसे सॉल्व करना है या हमें इसको कैसे प्लान करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, जस्ट आई वांटेड टू गिव माय स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स सेविंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम अपना जॉब स्टार्ट करते हैं या हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, हमारे सामने एक ही सवाल होता है कि हमें टैक्स कैसे सेव करना है या टैक्स कैसे प्लान करना है। बिकॉज हम जब अपने जॉब में आते हैं, हमें ये तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं होती है, कोई आइडिया नहीं होता है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविज़न या कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिसके अंडर हम टैक्स सेव कर सकते हैं। बट कहाँ पे हम मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं, कहाँ पे हमें मैक्सिमम सेफ्टी मिल सकती है, कहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है, ये नॉलेज हमें नहीं होता है। और ये नॉलेज ना होने के कारण कोई भी एजेंट हो, ब्रोकर हो, हमें अपनी जाल में फंसा लेता है और वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। तो आपको ऐसी इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें आपको देगा या ऐसे सजेशंस आपको देगा जिसमें आपका बेनिफिट कम होगा और ब्रोकर्स या एजेंट का ज़्यादा। तो हम आज ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे लिए मैक्सिमम रिटर्न दें, मैक्सिमम सेफ्टी दें और लिमिटेड रिस्क हो। रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट एज पे डिफरेंट होती है। हो सकता है जैसे कोई यंग बंदा है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है एंड कोई मिडिल एज या सीनियर सिटीजन है वो कम रिस्क ले सकता है। तो रिस्क इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट फिगर, रिस्क वेरीज एज टू एज। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि हम किस एज में कौन से इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन सी ऑप्शंस हमें टैक्स सेविंग के लिए चूज़ करने चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। इसलिए जो भी ब्रोकर बोलता है वो हम सुनते हैं और उसकी बातों में आकर हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके मन में ये तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि मार्केट में या हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर टैक्स सेविंग एटलीस्ट। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आप यही सोच रहे हैं कि अगर हम जॉब करते हैं और इस नॉलेज बेस की टैक्स सेविंग के लिए नॉलेज बेस के झमेले में पड़ते हैं तो हम अपनी जॉब पर कैसे ध्यान देंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको किसी झमेले में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ इस चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं। आपकी सारा झमेला मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, आपके लिए नॉलेज सब जगह से कलेक्ट करूँगा और एक वीडियो में दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्क्रीन है टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग आइडियाज़। तो टैक्स सेविंग क्लास, हमारे पास टैक्स सेविंग की कितनी क्लासेस हैं। तो अगर हम देखें टैक्स सेविंग मेनली मैंने एज ग्रुप के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बैचलर्स जो कि जस्ट कॉलेज पास आउट होते हैं, कॉलेज पास आउट होने के बाद उनकी जॉब लगती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ईयर्स जॉब कर चुके होते हैं, मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद मे बी फैमिली लाइक किड्स हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मैरिड फैमिलीज पर्सन। तीसरी कैटेगरी होती है सीनियर सिटीजन जो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके होते हैं। अब तीनों की सिचुएशन डिफरेंट है, तो ये तो बात पक्की है कि तीनों कैटेगरी में हमें टैक्स सेविंग के लिए
और या अपनी सेविंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट कंपोनेंट चूज करने होंगे। बिकॉज अगर हम एग्जांपल लेते हैं बैचलर्स का, बैचलर्स के पास मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो एक कॉलेज पास आउट के बाद एक लाइफ एंजॉय मोड में होता है, तो वो सेविंग के लिए कम सोचता है और वो इतना आइडिया सोचता भी नहीं है मोस्टली। बट उसको रियलाइज होता है जब वो फेज कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में आता है कि काश मैंने ऐसा प्लान किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने पिछले 5 साल जो कोई सेविंग नहीं की या अपनी सैलरी को यूं ही खर्च कर दिया, मैंने ऐसे प्लान किया होता। तो दैट मीन्स अगर उसे नॉलेज फर्स्ट प्लेस पे ही मिल जाए जैसे ही उसने जॉब स्टार्ट किया है, तो आई थिंक उसको जब वो सेकंड फेज में आएगा लाइफ की, उसको ये रियलाइज या ये पछतावा नहीं होगा। सिमिलर थिंग जब हम सेकंड फेज से थर्ड फेज में जाते हैं, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में तो हमें जब रियलाइज होता है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और हमें बच्चों का फ्यूचर दिखता है। बट सेकंड फेज से जब थर्ड फेज में जाते हैं तो बच्चे तो सेटल हो जाते हैं, बच्चों का कैरियर सेट हो जाता है, बट हमें अपने रिटायरमेंट या अपने आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ की चिंता होने लगती है। और फिर हम सोचते हैं काश हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग ऐसे की होती, 10 साल पहले से सेविंग की होती है, सेविंग यहाँ पे की होती, ज़्यादा रिटर्न मिलता, आज हमारे पास ज़्यादा कॉर्पस होता, एक्सेट्रा। तो मैं इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सारे सेविंग टैक्स सेविंग कंपोनेंट को डिस्कस करूंगा, जो मेजॉरिटी हम एवरी पर्सन यूज करता है या मैं भी यूज करता हूं उनमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल है मार्केट में। टैक्स सेविंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, बट हम मेजॉरिटी ऑफ देम डिस्कस करेंगे जो आम आदमी या कॉमन लोग यूज़ करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसे ही हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते ही ये गवर्नमेंट ड्रिवन बॉडी है जो कि रूल बनाती है अगर आपकी सैलरी इतनी है तो मिनिमम सैलरी का बेसिक सैलरी का 12% आपका डिडक्ट होगा और आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट होते जाएगा, जिसकी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है जो कि गवर्नमेंट एवरी ईयर रिव्यू करती है और फिक्स करती है। ओके, इस ईयर के लिए इतने % इंटरेस्ट मिलेगा। करेंटली इट इज आई थिंक 7.9 और 8%। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आप खुद एक बैंक अकाउंट की तरह ओपन कर सकते हैं और इससे आपके जॉब स्टार्ट होने का कोई रिलेशन नहीं है। ये आप कभी भी ओपन कर सकते हैं और आप इसमें खुद जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए पर ईयर। FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, दूसरे वो जिनका कुछ टाइम तक लॉक इन पीरियड होता है, आई थिंक 5 साल लॉक इन पीरियड होता है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे बहुचर्चित नाम है और सबसे कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एटलीस्ट जो अपना करियर नया नया स्टार्ट करते हैं उनको तो इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। उनको पता होता है म्यूचुअल फंड है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में हम टैक्स सेव भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल, ये सभी कंपोनेंट जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अभी हम सिर्फ इसको एक एक कंपोनेंट को कवर करेंगे और उनको जानेंगे ये होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जैसे हम कोई LIC पॉलिसी लेते हैं, ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस करती है, बट इसके क्या बेनिफिट है, कितना रिटर्न मिलेगा, ये हमें इनिशियली कुछ पता नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि हम अपनी मेडिकल कवरेज के लिए लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट हमें अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस नहीं देने हो, हमारी पॉलिसी उसको कवर कर देगी। तो सिमिलरली एज आई सेड, इनिशियली जब हम कोई अपना करियर स्टार्ट करते हैं हमें इसका भी पता नहीं होता है कि ये कितना मेडिकल इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है और कितने लोग लेते हैं, शायद इसका भी आपको अंदाजा होगा, बहुत ही कम लोग। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, ये पोस्ट ऑफिस में बैंक की तरह स्कीम्स चलती हैं जिसमें आप डिपॉजिट करके टैक्स को सेव कर सकते हैं।
या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक बॉन्ड की तरह होता है जो कि पोस्ट ऑफिस से मिलता है। 6 ईयर्स इसकी टर्म रहती है एंड आप इसको भी एज ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये अकाउंट इसमें ये अकाउंट आप अपनी जॉब स्टार्ट करने के बाद ओपन कर सकते हैं या अपना करियर स्टार्ट करने के बाद ओपन कर सकते हैं। इसमें आप फंड खुद से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है एंड टीयर 2 इज लाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी टैक्स सेविंग। And last and not least, but this is for only those people who have kids and they are going to school, तो आप उनकी स्कूल फीस का कुछ पार्ट, जो कि जिसको हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप स्कूल फी का जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, एक्स एक्टिविटी, बाय एक्टिविटी एक्सेट्रा, बट उसमें से सिर्फ आप ट्यूशन फी को एज ए टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास कंपोनेंट थे वो ये कंपोनेंट है। अब हमारे पास या किसी भी एक इंसान के पास सवाल होता है कि मैं इनमें से कौन से कंपोनेंट लूँ, क्योंकि मैं सारे तो ले नहीं सकता। तो हमें ये समझना होगा कि मेरी एज के हिसाब से कितनी मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना मुझे रिटर्न चाहिए और कितना मेरे पास टाइम ड्यूरेशन है उस पैसे को किसी इंस्ट्रूमेंट में स्पेंड या इन्वेस्ट करने का। आइए हम देखते हैं कैटेगरी 1, जो कि कैटेगरी है बैचलर। बैचलर मीन्स लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्सिमम टाइम यू हैव फॉर इन्वेस्टमेंट एंड you can take maximum risk. So 3 points: least responsibility, you have maximum time, you can take maximum risk. तो इन 3 फैक्टर को हम एक साथ मिलाएं तो आप ये 3 कंपोनेंट या 3 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। नंबर 1 ईपीएफ, इसमें चूज करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो ये एक जॉब के साथ साथ एक कंपल्सरी ऑप्शन होता है कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में जाएगा ही जाएगा, जिसकी फिक्स्ड ईयरली रिटर्न होते हैं। और ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी एज या किसी भी लाइफ की कैटेगरी में हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, आपकी इनकम और सेविंग का एक हिस्सा फिक्स्ड इनकम में जाना ही चाहिए। ईपीएफ इज अ फिक्स्ड इनकम कैटेगरी, जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी कैटेगरी म्यूचुअल फंड, जो कि मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट बेनिफिशियल कैटेगरी है। अब इसमें कई ऑप्शन होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो जैसा कि मैंने कहा, कैटेगरी 1 बैचलर लाइफ में हमारे पास 3 बेनिफिट्स होते हैं। लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन टेक मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम इस टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो लास्ट के 2 ऑप्शन हैं वो म्यूचुअल फंड पे अप्लाई होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं और लंबे समय तक उसे रखते हैं और उसमें भी अगर आप मैक्सिमम रिस्क को चूज करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस अभी आपने देखे उनमें मोस्टली फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शंस थे, उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। बट हियर यू हैव टू गो विथ मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम टाइम। तीसरा ऑप्शन जो कि है पीपीएफ, ये भी एक ऑप्शनल कंपोनेंट है। आप खुद बैंक में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये एक फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट है, जो कि आप ईयरली इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 ईयर्स। अभी अगर मैं इनका समअप करूं, समरी देखूं, तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से 25 रुपये आप ईपीएफ में डाल सकते हैं, 25 रुपये पीपीएफ में डाल सकते हैं, 50 रुपये म्यूचुअल फंड में विथ मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम टाइम के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मेडिकल इंश्योरेंस, उसका जो टैक्स सेविंग्स सेक्शन है वो डिफरेंट है।
तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वैसे तो कोई भी जॉब आप करते हैं आपको कॉर्पोरेट आपकी कंपनी की तरफ से मेडिकल कवरेज मिलता है, और बैचलर या जब आप यंग एज में हैं वो कवरेज आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो इस एज में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी लें। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी मैरिड लाइफ और आफ्टर मैरिड लाइफ। यहाँ पे हमारे पास जो जो लग्जरी थी, लाइक लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम टाइम, वो थोड़ी सी रीएडजस्ट हो जाती है और थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है हमारे आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ साथ आपकी फैमिली लाइक वाइफ और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब आप रिस्क कम ले सकते हैं, और आप जैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम है वो कम है। तो पैरामीटर 1 ऊपर चला गया, दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम था वो कम हो गया, आपकी जो रिस्क थी कम हो गई। तो यहाँ पे आपको जो कंपोनेंट हैं वो आपके बदल जाएंगे, आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हैं कैटेगरी 2 में। पहला कंपोनेंट है ईपीएफ, जो कि एक एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होता है। मैंने डिस्कस किया, इसमें 12% ऑफ बेसिक सैलरी मंथली जाता है और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट ईयरली मिलता है। दूसरा टर्म प्लान। अब ये एक नया टर्म है जो कैटेगरी 1 में नहीं था। टर्म प्लान मीन्स अगर आप सोल अर्नर हैं अपनी फैमिली में और आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल हो जाता है और आप अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो टर्म प्लान आपकी आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बैकअप होता है। जैसे आपने सपोज एक टर्म प्लान लिया और अनफॉर्चुनेट कुछ होता है, तो जो जितने अमाउंट का आपने टर्म प्लान लिया था उतना अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा, जो कि एक फाइनेंशियल पर्सनल बैकअप, लाइक आपके जैसे बैकअप तो नहीं दे सकता, बट एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली को दे सकता है। तो अब ये सवाल सभी के मन में आता है कि मैं कितने अमाउंट का या कितने का टर्म प्लान लूँ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपकी ईयरली इनकम है, सपोज आपकी ईयरली इनकम 10 लाख है, तो आपको 50 लाख रुपए का एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, जिसकी प्रीमियम डिफरेंट कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। वो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा कि क्या क्या पैरामीटर हैं जो हमें टर्म प्लान चूज करने लेते टाइम देखने चाहिए। तीसरा म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 2 में सिर्फ टैक्स सेविंग को देख के नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य, गोल्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हमें कैटेगरी 2 में स्टार्ट कर देना चाहिए। गोल्स जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल, हमें अगर कोई घर खरीदना है उसका गोल, गाड़ी खरीदनी है उसका गोल। तो जो गोल रिलेटेड और टारगेटेड गोल्स इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मोस्टली म्यूचुअल फंड से ही अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम रिटर्न्स होते हैं या मैक्सिमम रिटर्न मिलते हैं अगर हम एक मिनिमम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, और इफ नॉट हाई रिस्क मॉडरेट रिस्क वाला म्यूचुअल फंड या प्लान चूज करें। तो मैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड भी अपने अगले वीडियो या नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म प्लान ये कवर है सिर्फ इंसिडेंट होने, कोई एक्सीडेंटल अनफॉर्चुनेट थिंग होती है उसके लिए। हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है आपकी मेडिकल इमरजेंसी कवर करने के लिए। अब कैटेगरी 1 में तो कंपनी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया था वो सफिशिएंट था, बट यहाँ पे हमारे मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो जो कंपनी कवरेज देती है वो सफिशिएंट नहीं होता इन सम केसेस। तो हमें एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस बाहर से भी या किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले लेना चाहिए। अब उसका सम एश्योर्ड कितना हो, ये कैलकुलेशन हमें देखनी चाहिए कि हमारी कंपनी ने हमें कितना सम एश्योर्ड दिया है।
उसके बाद हमें कितनी कॉस्ट ऑफ मेडिकल कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस आज कितनी चल रही है, लगभग कितना खर्च होता है, उसका कितना हिस्सा कंपनी ने कवर कर दिया है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो उसके लिए हम एक हेल्थ इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट पीपीएफ, एक फिक्स्ड इनकम जो आपके कंट्रोल में है, कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपका 12% लाइक ईपीएफ की तरह कटेगा ही कटेगा, बट पीपीएफ अकाउंट होना जरूरी है। एक इमरजेंसी, नॉट इमरजेंसी, लिक्विड आपका जो सेविंग है वो यहाँ पे जाता है, बट इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आपको जमा करना है कि नहीं। बट इसमें आपको कुछ मिनिमम आई थिंक 500 रुपीज मंथली डालना पड़ता है, दैट इज नथिंग। आई मीन कोई भी 500 रुपये महीना जमा कर सकता है, सो इट्स इन योर कंट्रोल। तो एक लिक्विड सेविंग आपके पास होनी चाहिए। ये 5 ऑप्शन अगर आप प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट करके ये इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग करते हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत स्मूथली विदाउट एनी टेंशन चलती रहेगी, और आपको आपकी जॉब पे और आपकी फैमिली के साथ आपको सिर्फ टाइम और आपकी लाइफ एंजॉय करनी है। बाकी सारी आपकी टेंशन, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कोई प्लान हो या गोल हो, वो इन सब इस सेविंग्स को मिला के कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि सीनियर सिटीजन और अबाउट टू रिटायर पीपल और ऑलरेडी रिटायर्ड पीपल होते हैं। इनके पास क्या ऑप्शन होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है अगेन, बिकॉज उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, वो अपनी अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट उनके पास एक रिस्क थोड़ी सी अपनी लाइफ के लिए बढ़ जाती है, लाइक मेडिकल रिस्क। दूसरा होता है कोई उनके पास इनकम नहीं होती, अगर लाइक प्राइवेट जॉब थी तो उनके पास पेंशन का भी स्कीम नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें खुद अपनी पेंशन या ऐसा कोई प्लान लेना होता है। तो अब इस एज में या इस कैटेगरी में क्या ऑप्शंस हैं जहां मेरे पास ना तो ज़्यादा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, बट मेरे पास एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी और मेरी स्पाउस की। तो इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, इस कैटेगरी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, एफडी, बैंक एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलेगा, ना आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रिस्क है कि ये मार्केट है तो डूब जाएगा, या कोई मैंने रिस्की कंपोनेंट लिया है तो डूब जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो जो थर्ड कैटेगरी या जो सीनियर सिटीजन पीपल या सिटीजन्स हैं, उनके लिए एफडी इज़ नंबर 1 कंपोनेंट वेयर दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी। सेकंड इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी मैंने आपको बताया था लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, 3 तरह की हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को लो रिस्क एंड लिक्विड फंड ही चूज करना बेटर होता है, क्योंकि इसमें आपके पास आपके प्रिंसिपल्स का जो लॉस होता है वो ना के बराबर होता है, और लिक्विड फंड में आप कभी भी पैसा निकालेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है एटलीस्ट वो हमेशा अवेलेबल रहेगा विद अलॉन्ग विद द रिटर्न्स, जो कि कंपैरेटिवली कम होंगे हाई रिस्क के, बट रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। तीसरा पीपीएफ, जो कि आपने हो सकता है अपनी कैटेगरी 2 एज में, लाइक मिडिल एज में ऑलरेडी ओपन किया हो, तो वो फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उस फंड में भी आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहेंगे। तो जो इस कैटेगरी 3 में हमने देखा मोस्टली यहाँ पे हमें फिक्स्ड रिटर्न, लो रिस्क एंड लो टाइम हॉरिजन इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस ही चूज करने होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम के लिए या लॉन्ग गोल हमारे पास नहीं होते, हमें अपनी करंट लाइफस्टाइल को ही मैनेज करना है विद आवर पास्ट सेविंग। तो पास्ट सेविंग को अगर हम इन 3 ऑप्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम विदाउट टेंशन अपनी लाइफ या अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 मैंने डिफाइन किया। मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बताया कि इस कैटेगरी में कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। अब
सबके मन में क्वेश्चंस यही होगा कि कंपोनेंट तो बता दिए, बट कंपोनेंट्स की डिटेल्स, कंपोनेंट्स को कैसे बाय करना है या कैसे परचेज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको इस वीडियो से समझ नहीं आया। तो इसके लिए मैं इन कमिंग डेज एक एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग वीडियोस या 2-3 कंपोनेंट को एक साथ लेके एक एक वीडियोस बनाऊंगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में या आपकी नॉलेज में हेल्प करेंगे। तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये नॉलेजफुल सेशन और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक्स वंस अगेन।